अगर देखा जाए तो इंडियन पॉलिटिक्स को लेकर जो कि काफी ज्यादा सेंसिटिव माने जाती है। देखिए हर कोई कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है आज के समय में हमारी इंडिया की पॉलिटिक्स से रिलेटेड। बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी फेवरेट पार्टीज है, जो कि कोई बीजेपी का सपोर्टर है तो कोई कांग्रेस का, कोई आम आदमी का, तो कोई अपनी रीजनल पार्टी का। ठीक है, तो सवाल यहां पर यह है कि आखिरकार ये पॉलिटिकल पार्टीज किस तरीके से काम करती है और गवर्नमेंट को बनाने में इनका क्या रोल रहता है। अब जो पार्टी हार जाती है उसका इस कंट्री के अंदर क्या रोल है, ये सारी जानकारी आपको इस वन शॉट वीडियो में सारी समझ आने वाली है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर, जिसमें हम बात करेंगे इंडिया की ही पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले बात मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, क्या मतलब होता है। अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। सिंपल, पॉलिटिकल पार्टी का मतलब है लोगों का एक समूह जो कि एक साथ आता है, इलेक्शन लड़ता है और यह दावेदारी पेश करता है कि वो सरकार चला सकता है। हमारे देश में कोई ना कोई पार्टी गवर्नमेंट को रन ही तो करती है, उन्हीं के पास मेन चीज दी गई है। व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी। अब सवाल है कि भाई हमें क्यों जरूरत है पॉलिटिकल पार्टी की, तो समझिए इन चीजों को इन 5 पॉइंट्स में। पहला, मॉडर्न डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। आज की जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो विदाउट पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती। विदाउट पार्टी एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट, सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रोमिसेस टू पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंज। अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो हर एक कैंडिडेट क्या होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा इलेक्शन के अंदर और कोई भी ये प्रोमिसेस नहीं कर पाएगा अपनी जनता के लिए कि वो मेजर पॉलिसी चेंज को लेकर कोई काम कर रहा है। वो कितने जनों का भला कर पाएगा, कभी भी एक एग्जैक्टली हमें पता नहीं चल पाएगा कि किस तरीके से काम किया जा रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट में बी फॉर्म बट इट यूटिलिटी विल रिमेन एवर अनसर्टेन। जो गवर्नमेंट जो होती है वो कहीं ना कहीं फॉर्म्ड होती है और उसकी जो यूटिलिटी है कहीं ना कहीं एक तरीके से अनसर्टेन रहती है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अकाउंटेबल होते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, ताकि वो अपनी लोकेलिटी के लिए वर्क कर सके, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो या फिर काउंसलर हो। एंड लास्ट एंड नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल बी रन, दैट इज। तो ये आपको 5 पॉइंट है जिसमें हमें पता लगता है कि क्यों हमें आखिरकार पॉलिटिकल पार्टीज की नीड है, क्योंकि कोई ना कोई तो रूलर होना चाहिए ना, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज का काम होता है। फंक्शंस की अगर बात करें तो सबसे पहला है पॉलिटिकल पार्टी का, जिसमें वो जी जान लगा देती है, वो है कंटेस्टिंग इलेक्शन। अरे चुनाव लड़ना है, आ जाइए, 6 महीने पहले प्रिपरेशन कर देंगे। पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट इलेक्शन। दूसरा है मेक पॉलिसीज। जी हाँ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब गवर्नमेंट बनाती है तो वो पॉलिसीज बनाने का काम करती है। पॉलिटिकल पार्टी पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम सो दैट द वोटर कैन चूज फ्रॉम देम। यहां तक कि वो अपना मैनिफेस्टो रिलीज करके अपने वोटर्स को एक तरीके से अट्रैक्ट करने का काम करता है कि देखिए हमारी ये पॉलिसीज है, अगर आप हमें पावर दोगे ना गवर्नमेंट रन करने की, तो हम आपके लिए ये पॉलिसीज लाएंगे। द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम ऑफ रूलिंग पार्टी आर एक्सपेक्टेड टू बी फॉलो बाय द गवर्नमेंट। और जो रूलिंग पार्टी की पॉलिसीज होती है वो एक्सपेक्ट की जाती है कि वो अपनी गवर्नमेंट में यूज करे, इसलिए वो पहले ही अपना मैनिफेस्टो जारी करती है। मेकिंग लॉ। देखिए हमारे देश के अंदर जो कानून बनाने का काम है वो भी पॉलिटिकल पार्टी ही करती है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग होती है ना, उसको पावर दी जाती है गवर्नमेंट को रन करने की। और एक हमने रूल बनाने के लिए एक अपना इंस्टीट्यूशन रख रखा है जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं, और पार्लियामेंट के अंदर जो है वो वेरियस टाइप के लॉज बने जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेकिंग लॉ फॉर द कंट्री। फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि भैया सरकार बनाना, उसे चलाना अच्छे तरीके से, ये भी इसी के अंडर में आता है। प्लेइंग रोल ऑपोजिशन, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि उन पार्टीज का क्या होता है जो कि हार जाते हैं इलेक्शन, तो उसकी क्या स्टेटस है, तो उसकी स्टेटस है इंडिया के अंदर ऑपोजिशन की। जी हाँ, जितना स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होगा उतनी ही रूलिंग पार्टी के लिए खतरा होगा। क्यों? क्योंकि उसे हमेशा से डर रहेगा कि यार हमने जो प्रोमिसेस किए थे अगर हम उसे फुलफिल नहीं कर पाए तो ऑपोजिशन हमें एक्सपोज करेगी, आम जनता के सामने हमारी सारी बातें रखेगी, देखो ये तो बोलते थे कि हम ऐसा काम करेंगे, ये तो कर नहीं रहे, जिससे लोग अवेयर होंगे और नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि वो उस पार्टी को वोट ना भी दे। शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो लोगों के जो ओपिनियन होते हैं उसे शेप करने का भी काम करती है, ताकि वो वेरियस इश्यूज के ऊपर अपनी बात रख सके। ये डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छा माना भी जाता है। इसके अलावा प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द गवर्नमेंट मशीनरी, तो इसके साथ ये चीजें भी है कि गवर्नमेंट किस तरीके से चीजों को इंप्लीमेंट करेगी, उसे एक स्ट्रक्चर बेस प्रोवाइड कराने का काम करता है। यही सब पॉलिटिकल पार्टीज। होप्स हो कि आपको फंक्शंस तो अच्छे
तरह से समझ आ चुके हैं। ये आप कॉमन तरीके से इन्हें रीड आउट कर सकते हो क्विक वाले में, जिसके अंदर ये सातों पॉइंट्स मैंने आपको बताए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कंपोनेंट को लेकर। एक पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, तीन चीजें आप ध्यान में रखिएगा। हम उस चीज को पॉलिटिकल का नाम दे सकते हैं, उस चीज को पॉलिटिकल पार्टी का नाम दे सकते हैं। देखिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर तीन चीजें कॉमन होती है। पहला होता है उसका एक लीडर होना चाहिए कि भाई कोई तो लीडर है उस पार्टी का। दूसरा है कि उसके एक्टिव मेंबर होने चाहिए। अब लीडर होने से थोड़ी काम चलेगा, उसके भाई मेंबर भी तो होने चाहिए जो पॉलिसीज को बताएंगे लोगों को, और उस पार्टी को मानने वाले यानी कि उसके फॉलोवर भी होने चाहिए। तो जितने ज्यादा फॉलोवर, जितने ज्यादा एक्टिव मेंबर, जितने ज्यादा लीडर, उतनी ज्यादा पार्टी स्ट्रांग मानी जाती है, यानी कि लोग उसे पसंद कर रहे हैं। जैसे आज के समय हमारे देश के अंदर टोटल 6 टाइप की नेशनल पार्टी है, तो उनके लीडर भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग है, उनके मेंबर भी बहुत सारे, और फॉलोवर की तो बात ही अलग है। रोल ऑफ एन ऑपोजिशन पार्टी, कि हमारे देश के अंदर ऑपोजिशन पार्टी का रोल क्या है, जो कि मैंने आपको बताया वही है। ऑपोजिशन पार्टी मोबिलाइज ऑपोजिशन टू द गवर्नमेंट, इट पुट्स फॉरवर्ड इट्स ऑन व्यू इन पार्लियामेंट एंड क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर। बाय डूइंग दिस इट कीप्स अ चेक ऑन द रूलिंग पार्टी। जी हाँ, वो एक्सपोज करने का काम करता है रूलिंग पार्टी को। देखिए ये इन्होंने जो वादे किए थे वो उसमें फेल है। इन्होंने बोला था कि हम अगले साल बहुत सारी इंप्लॉयमेंट निकालेंगे, उसका रेशियो जो है 50% आएगा, देखिए 20% पर ही है, तो कहीं ना कहीं अपने डिसीजन मेकिंग में फेल्ड है, तो इन्हें सबक सिखाया जाए नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर। द अपोजिशन इज समटाइम्स इज कॉल्ड द अल्टरनेटिव गवर्नमेंट। जी हाँ, हमारे देश के अंदर इसे अल्टरनेटिव गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इट कुड फॉर्म गवर्नमेंट इफ इट वाज टू विन द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर। ये भी सरकार बना सकते हैं अगर ये मेजॉरिटी ऑफ मेंबर के बदौलत अगर गवर्नमेंट बना सके, यानी कि जो ऑलरेडी गवर्नमेंट है अगर वो गिरे तो अपोजिशन भी एक तरीके से सरकार बना सकता है अगर वो प्रूव कर सके तो। इसके अलावा फन फैक्ट की बात करें तो 16 लोकसभा जो 2019 की थी अभी तक जो रनिंग में है, तो हमारे देश के अंदर कोई प्रॉपर तरीके से ऑफिशियली कोई एक पार्टी ऑपोजिशन में भी नहीं है। हालांकि अलायंसेस के बेसिस पे जरूर है, क्योंकि अगर आप सिंगल पार्टी को ऑपोजिशन का स्टेटस दोगे तो उसे कम से कम 10% वोट चाहिए। इसे अगर सीट में कन्वर्ट करें तो 55 होनी चाहिए, जो कि किसी भी पार्टी की नहीं थी 2019 के इलेक्शन में, जो कि 545 में से दी गई थी। तो आप लगा लीजिएगा इस बात का अंदाजा। मैंने आपको बताया कोई सिंगल पार्टी हमारे देश में ऑपोजिशन का उसको स्टेटस नहीं मिला हुआ, लेकिन अलायंसेस में मिला है कांग्रेस को। ठीक है, ये 2019 का रिजल्ट है, जिसके अंदर देख सकते हो बीजेपी के जो थे वो कितने थे, 303 सीट थी, और ऑपोजिशन के 55 होने चाहिए, तो सेकंड नंबर की पार्टी 53 कांग्रेस थी, तो 2 सीटें भी वो नहीं ला पाई थी, इसलिए मैंने आपको ये फन फैक्ट बताया। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ मेनी पार्टी शुड बी, हमारे पास कितनी पार्टीज हैं। देखिए हर एक देश के अंदर अलग अलग टाइप का सिस्टम देखने को मिलता है, उसी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए कहीं हमें 1 पार्टी, तो कहीं हमें 2 पार्टी, और कहीं हमें मल्टी पार्टी। फ्लैग आपने देख लिया, आइडिया आपको मिल गया। अब उनके बारे में समझ लेते हैं कि 1 पार्टी का क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या इसके मेरिट है, क्या इसके डीमेरिट है। सेम सिचुएशन मल्टी और 2 पार्टी सिस्टम में। सबसे पहले डिफाइन करते हैं 1 पार्टी सिस्टम को। नाम से पता चल रहा है एक ही पार्टी है। इफ देयर इज ओनली 1 पार्टी इन पॉलिटिकल पार्टी इन अ पॉलिटिकल सिस्टम, इट इज कॉल्ड अ यूनिलैटरल सिस्टम, जिसे हम यूनिलैटरल यानी कि एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। अब ये ज्यादातर कम्युनिस्ट या फिर डिक्टेटरशिप पर बेस्ड होता है, क्योंकि ऑपोजिशन नहीं है ना, सो दैट इज द रीजन कि डिक्टेटर जिसमें एक ही पार्टी होगी, वही रूल चलाएगी, लोगों को मानना पड़ेगा। चाइना, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम कुछ ऐसी कंट्री है जहां पे हमें 1 पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है। खास बात क्या है, मेरिट्स की अगर बात करें, अच्छाइयों की, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि स्टेबिलिटी बने रहती है क्योंकि ऑपोजिशन तंग नहीं करता, और कहीं ना कहीं रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ होती है क्योंकि बिल्कुल क्लियर तरीके से काम करती है। स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस होती है, एक ही पार्टी है, लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। स्टैब्लिशमेंट ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग चलती है, और नेशनल यूनिटी कहीं ना कहीं बने रहती है। डीमेरिट्स की अगर बात करें, जहां अच्छाई है तो वहां बुराइयां भी है। कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स और फ्रीडम की कमी देखने को मिलती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट रूल बनाती है उसे फॉलो करना पड़ता है, लोग नहीं मानेंगे तो जबरदस्ती फॉलो करवाया जाता है। डिक्टेटरशिप का रूल देखने को मिलता है। ऑपोजिशन की कमी होती है कि अगर गवर्नमेंट सही तरीके से काम नहीं कर रही तो उसे एक्सपोज करने का काम कोई दूसरी पार्टी कर नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई दूसरी पार्टी है ही नहीं। और कहीं ना कहीं बॉन्डेज की में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है कि वो जनता से कनेक्टिविटी नहीं बन पाती ज्यादातर अपनी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की, यानी कि सिंगल पार्टी की। 2 पार्टी सिस्टम की बात करें, इन दिस सिस्टम सेवरल पार्टी में एग्जिस्ट, ऐसे सिस्टम के अंदर बहुत सारी पार्टियां एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन जब कंटेस्ट और यहां तक कि इलेक्शन भी कंटेस्ट कर सकती है, और कुछ सीटों के अंदर नेशनल लेजिस्लेचर में, लेकिन जो मेन कंपटीशन होता है वो सिर्फ 2 ही पार्टी में हमें देखने को मिलता है सीरियसली, जिसके चांसेस होते हैं मेजॉरिटी ऑफ सीट जीतने के। एग्जांपल के तौर पे यूके और यूनाइटेड स्टेट, यानी कि अमेरिका और ब्रिटेन का एग्जांपल आप ले सकते हो। यहां पे हमें 2 पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है। अब यूएसए की बात करें तो यहां पे 2 पार्टी है, एक है रिपब्लिकन और दूसरी है डेमोक्रेटिक, जो आज के समय प्रेजेंट में वो बनी
बनी भी हुई है, ठीक है। तो ये इन्हीं के बीच में हमें मेन कंपटीशन देखने को मिलता है। और सेवरल पार्टी की बात करें तो और भी है यहाँ पे, लेकिन इतना कंपटीशन नहीं है जितना इन दो के बीच में 50-50 वाला। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम के अंदर भी दो ही पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी, जिनके बीच में मेन कंपटीशन देखने को मिलता है। लेकिन अदर पार्टीज भी आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे, वही बात है कि कंपटीशन इन्हीं दो के बीच में देखने को मिलता है। अब खास बात है कि इसमें फायदा क्या है टू पार्टी सिस्टम के अंदर। देखिए, परमानेंट एंड स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि दो ही के बीच में कंपटीशन है, तो परमानेंट और स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस होती है। पावरफुल ऑपोजिशन होता है, एक मेन रूलर है और दूसरा ऑपोजिशन है, तो ऑपोजिशन के पास भी उतनी पावर है जितनी रूलर के पास है, थोड़ी सी ज्यादा, लेकिन उसका स्ट्रॉन्गनेस काफी ज्यादा देखने को मिलती है। कमियां क्या क्या है, कमियों के बारे में बात करें, वोटिंग ऑप्शन आर लिमिटेड। जो वोटर्स है उनके पास दो ही ऑप्शन है, या तो इस पार्टी को दे या तो इस पार्टी को दे। दूसरा है कि जो देश है वो भी दो ग्रुप में डिवाइडेड होता है, एक ए नाम की पार्टी को सपोर्ट करता है, दूसरा बी नाम की पार्टी को, मतलब लोगों के अंदर फैक्शनलिज्म ज्यादा आ जाता है। पॉसिबिलिटी ऑफ द एस्टैब्लिश द ऑटोक्रेसी, ये संभावना भी बनी रहती है जो रूलिंग पार्टी हो सकता है वो ऑपोजिशन को खत्म कर दे, क्योंकि मेन पावर उसके पास है, और डेमोक्रेसी की जगह वहां पे वो ऑटोक्रेसी को एस्टैब्लिश कर दे। डिसिप्लिन जो वो काफी ज्यादा रिजिड भी हमें देखने को मिल जाता है, तो ये इसके डीमेरिट्स हैं। वहीं आगे हम बात करें मल्टी पार्टी की, तो इसमें इंडिया का नाम आता है। व्हेन देयर इज मोर देन 2 पॉलिटिकल पार्टी इन अ कंट्री इट इज कॉल्ड मल्टी पार्टी सिस्टम। जहां पे 2 से ज्यादा पार्टीज होती है उसे हम मल्टी पार्टी के नाम से जानते हैं। इंडिया, फ्रांस, इटली, ये सब इसके एग्जांपल है। क्या फायदा होता है? सबसे पहले वोटर के सामने बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, भैया ये पसंद नहीं है, ये दे दो, ये पसंद, मतलब ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है पार्टीज को लेकर। The nation does not divided into by opposing faction, यानी कि दो ग्रुप में कभी भी देश नहीं बढ़ता, क्योंकि इतनी सारी पार्टी होती है तो इसलिए लोगों के अपने अपने फेवरेट पार्टी होते हैं, तो कभी भी दो ग्रुप में तो नहीं बढ़ता देश। लेकिन इसकी कमियां भी बहुत ज्यादा है। देखिए, गवर्नेंस में ना इनस्टेबिलिटी होता है, भाई जल्दी जल्दी कौन आ रहा है रूलिंग बन रहा है, फिर कोई दूसरा आ रहा है, फिर रूलिंग, मतलब स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं थोड़ी कमी देखने को मिल जाती है। पॉलिसीज भी समटाइम अनसर्टेन हो जाते हैं, जो सभी लोगों की जो एस्पिरेशन है उनको फुलफिल नहीं कर पाती। यहां तक कि जो कंट्री होते हैं वो बहुत सारे ग्रुप में डिवाइडेड होते हैं। हालांकि एक हमने पॉजिटिव में पढ़ा था कि ग्रुप में डिवाइडेड नहीं होती, लेकिन इसके नेगेटिव में हम ये भी पढ़ सकते हैं कि देश ही बहुत सारे ग्रुप में डिवाइडेड हो जाता है। लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, इतनी सारी मल्टी पार्टी होने की वजह से कोई स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन नहीं बन पाता। जैसे आज के समय देख लीजिएगा, कोई स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है ही नहीं रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में, क्योंकि उसे स्टेटस भी नहीं मिला हुआ। तो ये हमें इसकी नाकामयाबियां देखने को भी मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस देश को रन करने के लिए, मतलब इलेक्शन सिस्टम के बारे में, जो कि इलेक्शन कमीशन, जो कि सारा काम करता है इस देश के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका देश की डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शन को आगे बढ़ाने में। क्या है इसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन समझिएगा इस चीज में। एवरी पार्टी इन इंडिया हैज द रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन। हर एक पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन के अंडर में। द कमीशन ट्रीट एवरी पार्टी एज इक्वल टू अदर्स, बट इट ऑफर्स स्पेशल फैसिलिटी टू द लार्ज एंड एस्टैब्लिश पार्टी। इलेक्शन कमीशन क्या करता है? हर एक पार्टी को इक्वल स्टेटस देता है, ट्रीट करता है, ठीक है, लेकिन वो कुछ स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है उन पार्टी को जो कि लार्ज है और अच्छी तरीके से देश में स्टैब्लिश है, जिसे हम अलग अलग कैटेगरी में जानते हैं, चाहे वो नेशनल पार्टी हो या फिर स्टेट पार्टी हो। दे आर गिविंग अ यूनिक सिंबल आर कॉल्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। और ये उन पार्टियों को जिनको ये स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड देता है उसके अंदर यूनिक उनको सिंबल दिया जाता है, जो कि पेटेंट होता है। जैसे मान लीजिएगा कांग्रेस का हाथ है, बीजेपी का कमल का फूल है, तो ये कोई दूसरी पार्टी नहीं ले सकती, क्योंकि ये पेटेंट है उन पार्टी के लिए, रजिस्टर है, रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देश के अंदर इलेक्शन कमीशन के अंदर ये बात समझे कि इलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से हमारे यहाँ पे होता है, तो उसे समझिएगा स्टेप बाय स्टेप। फॉर्मेशन इलेक्टोरल टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कमीशन। तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन क्या करता है? जो सीट होता है उसे डिसाइड करने का काम करता है, फॉर्मेट करता है एक तरीके से, जिसमें वो इलेक्टोरल टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी, आप कॉन्स्टिट्यूंसी को सीट भी मान सकते हैं, इसे सीट ही कहा जाता है। जैसे लोकसभा के अंदर 543 सीट है, ऑल ओवर इंडिया से रिप्रेजेंटेटिव है, पॉपुलेशन को ध्यान में रख के बनाई जाती है। इसके अलावा जो वोटर लिस्ट होता है उसको अपडेट और फाइनलाइज करने का काम करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं, बहुत सारे लोग अपनी जगह छोड़ के भी चले जाते हैं, तो टाइम टाइम के अकॉर्डिंग उसके अंदर अपडेशन होता रहता है और फाइनलाइज वोटर लिस्ट आती है जब भी इलेक्शन होता है, पर्टिकुलर किसी स्टेट में या फिर पूरी कंट्री के अंदर। नोटिफिकेशन निकालता है इलेक्शन की और डिक्लेरेशन भी करता है। नॉमिनेशन भी फिल करवाता है, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं तो नॉमिनेशन का फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। फिर उसके बाद रिव्यू करता है, अगर सब कुछ सही है तो वो कंटेस्ट कर सकता है। यहां तक कि कैंडिडेचर के पास ये भी होता है कि टाइम रहते अपना वो कैंडिडेचर विड्रॉल भी कर सकता है, अगर उसे लगता है कि अप्रूवल नहीं होगा या वो नहीं है, सक्षम नहीं है, उसके अंदर इतनी पोटेंशियल नहीं आगे करने की, तो वहां से कर सकते हैं। इसके अलावा फाइनलाइज और टोटल कैंडिडेट इलेक्ट्रॉन एंड पब्लिकेशन ऑफ द सच अ लिस्ट।
फाइनल क्या होता है, जब डेट निकल जाती है नॉमिनेशन की, लिस्ट को डिक्लेयर कर देता है कि ये सारे कैंडिडेट है जो कि पर्टिकुलर सीट से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, और वोटर को पता चल जाता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ये सारे लीडर खड़े हुए हैं, और उनके कुछ कोड होते हैं 1 2 3 और उनका सिंबल लगा होता है, उनकी पार्टी और उनका नेम, फिर वोटर जिसे चाहे उसे वोट डाल सकता है। कुछ ये प्रोसेस हमारे यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा प्रिंटिंग ऑफ द बैलेट पेपर, जो इलेक्शन कमीशन है वो एक तरीके से बैलेट पेपर को प्रिंट करने का भी मतलब एक तरीके से लोगों को ऑफर देता है, बैलेट पेपर के थ्रू भी वो वोट डाल सकते हैं, और साथ ही ईवीएम के थ्रू भी डाल सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ पीपल ईवीएम के थ्रू डालते हैं, जो गवर्नमेंट के ऑफिसर होते हैं वो बैलेट पेपर के थ्रू भी डालते हैं। और इसके अलावा वोट कहां डालेंगे, तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं और कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज को। इसके अलावा इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं और वोटर्स के थ्रू लोग वहां पे बूथ पे जाते हैं, वोट डालते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, यानी कि वोट डाल दिया, काउंट कर लिया। और एक तरीके से अगर किसी को लगता है कि कुछ गलती हुई है तो उसके लिए वो पेटिशन भी लेता है, जिसके अंदर वो सेटलमेंट करने की भी बात करता है। ये सारा प्रोसेस कुछ इस तरीके से फॉलो किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज एफपीटीपी इन इलेक्शन। अब ये सारा आराम से रीड कर लीजिएगा, मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूं। मान लीजिएगा कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पे बहुत सारे कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। हम एग्जांपल के तौर पे 3 कैंडिडेट का नाम लेते हैं, ए, बी और सी के नाम से। एफपीटीपी जिसे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के नाम से जानते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 100 वोटर है जो कि इन 3 कैंडिडेट को वोट डालने का काम करते हैं। वोट वो कुछ इस तरीके से डालते हैं, फर्स्ट कैंडिडेट को मिलते हैं टोटल जो वोट है 100 में से 40 मिलते हैं, सेकंड कैंडिडेट को 30 मिलते हैं, थर्ड कैंडिडेट को भी 30 मिलते हैं। 100 वोट हो गए, 40 30 30। अब इसके अंदर देखा जाता है कि सबसे ज्यादा वोट किसे मिले, तो एक कैंडिडेट को 40 वोट मिले तो उसको विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन यहां पे एक खास चीज आपको नोट करने की जरूरत है कि वहां पे सिर्फ 40% ने ही ए पर्सन को वोट डाला था और 60% ने उसके वो अगेंस्ट में था। तो नंबर देखा जाए तो 60 अगेंस्ट में है और 40 फेवर में है, तो नंबर तो 60 ज्यादा है, लेकिन जीत किसकी हो रही है, 40, क्योंकि यहां पे जो सबसे ज्यादा वोट लेके आता है उसे विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो इसे हम एफपीटीपी के नाम से जानते हैं, यानी कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जिसे हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट किया था। और ये इसलिए किया था ताकि देश के अंदर इलेक्शन को ईजी तरीके से रखा जा सके, क्योंकि लोगों के पास इतनी नॉलेज नहीं है। तो स्टार्टिंग से ही लोगों को एक सिंपल वे रखा जाए और इतना कॉम्प्लिकेटेड सा ना रखा जाए, ताकि लोग इंटरेस्ट ही ना ले इलेक्शन के अंदर। जैसे आज के समय बहुत लोग इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि सिस्टम बड़ा इजी सा बना रखा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस की इलेक्शन कमीशन के बारे में कि क्या क्या उसके काम है। देखिए, द इलेक्शन कमिश्नर सुपरवाइजर द प्रिपरेशन ऑफ द अपडेटेड वोटर लिस्ट इन एवरी स्टेट, जैसे कि हमने पहले भी बात करी थी। इसके अलावा वो डिटरमाइन करता है टाइमिंग ऑफ द इलेक्शन एंड प्रिपेयर्स द स्केड्यूल ऑफ द इलेक्शन, की टाइमिंग क्या रहेगी, क्या उसका स्केड्यूल होगा, सारी चीजें। यहां तक कि वो नोटिफाई करते हैं फॉर्म फिलिंग करने के लिए, जिसके अंदर नॉमिनेशन का फॉर्म होता है, लास्ट डेट होती है विड्रॉल करने की, फिलअप करने की, और पोलिंग की कौन सी डेट है, डेट ऑफ काउंटिंग और साथ ही रिजल्ट, ये सारी चीजें उसके अंडर में आती है, जिससे लोगों को टाइम टू टाइम अपडेशन मिलते रहती है। और इसके अलावा उसकी मेन ड्यूटी है कंडक्ट करवाना फ्री एंड फेयर पोल, साथ ही कोड ऑफ इलेक्शन को एक तरीके से इंप्लीमेंट करना कि कोई भी धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे या किसी के अंदर बंटवारा करके वोट ना मांगे, कुछ रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करे, वायलेशन को ना फैलाए। साथ ही साथ वो रिकॉग्नाइज करता है पॉलिटिकल पार्टी को, उनके फ्लैग को, सिंबल को और कैंडिडेट और उनकी पार्टीज को, ताकि कोई दूसरा जना उसके नाम से इलेक्शन उसके सिंबल से ना लड़े। इसके अलावा वो मॉनिटर करता है और सुपरवाइज करता है इलेक्शन को, ताकि कोई भी डिस्प्यूटेड हो तो ऑन द स्पॉट उसे वहां पे क्लियर किया जा सके, ठीक है। ये तो चीज होगी हमारे इलेक्शन कमीशन के वर्क से रिलेटेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन द इलेक्शन। अब पॉलिटिकल पार्टी का क्या रोल हमें देखने को मिलता है इलेक्शन के अंदर, वो भी समझ लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि पॉलिटिकल पार्टी प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेकिंग द इलेक्शन मीनिंगफुल, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी आपस में एक दूसरे से कॉम्पीट करती है ताकि इलेक्शन एक मीनिंगफुल हो सके। पॉलिटिकल पार्टी ऑफर अट्रैक्टिव पॉलिसी एंड प्रोग्राम बिफोर द वोटर एंड आस्क फॉर देयर वोट्स, यानी कि वो अपना एक मैनिफेस्टो घोषणा पत्र लागू करती है इलेक्शन से पहले, ताकि वो अपने वोटर्स को लुभा सके। देखिए, अगर हम जीत जाते हैं तो हम आपकी बिजली पानी खत्म कर देंगे, मतलब कि सस्ती कर देंगे, फ्री कर देंगे। इसके अलावा हम आपको स्कॉलरशिप देंगे,
लड़कियों को, महिलाओं को हर महीने 2,000 3,000 पे एक वो दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा उनके सीधा बैंक अकाउंट में। किसानों को पैसा दिया जाएगा, उनके लिए अच्छे ऑफर लाए जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाई जाएगी, एजुकेशन, ये सारी क्या होती है मैनिफेस्टो के अंदर पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू ऑफर दिए जाते हैं ताकि वो वोटर को अट्रैक्ट कर सके। वो बात अलग है कि जीतने के बाद वो इंप्लीमेंट कर रही है नहीं कर रही है, वो XYZ वाली चीज हो जाती है। पॉलिटिकल पार्टी ऑफर चॉइस बिफोर द वोटर, वो चॉइस देती है वोटर को। पॉलिटिकल पार्टी एजुकेट टू द पीपल एंड प्रमोट द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द इलेक्शन प्रोसेस, ताकि अच्छे खासे लीडर इलेक्शन के अंदर आ सके और वो डिसीजन मेकिंग में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सके। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी हेल्प करती है देश के अंदर गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में, यानी कि सरकार को बनाने में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रोल है पॉलिटिकल पार्टी के। आगे हम बात करते हैं कंडीशन फॉर रिकॉग्नाइज एज अ स्टेट पार्टी, कि किस तरीके से स्टेट पार्टी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उस पर्टिकुलर स्टेट का स्टेटस मिल पाता है, जिसे हम कह सकते हैं कि वो वहां की स्टेट पार्टी है। तो देखिए उसके कुछ कंडीशन है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। सबसे पहले कंडीशन क्या क्या है, सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ वैलिड वोट एंड विन एटलीस्ट 2 सीट इन एन असेंबली जनरल इलेक्शन, तो उसे स्टेट पार्टी का स्टेटस मिल जाएगा कि किसी राज्य के अंदर उसने 2 सीट जीती हो और कम से कम 6% उसके पास वोट हो, तो वो वहां की स्टेट पार्टी बन जाएगी, रिकॉग्नाइज कर ली जाएगी। या फिर सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ वैलिड वोट एंड विन एटलीस्ट 1 सीट इन द लोकसभा जनरल इलेक्शन, 6% उसको वोट लाने चाहिए और 1 सीट कम से कम जनरल लोकसभा वाले जो प्रधानमंत्री वाले इलेक्शन होते हैं ना, उसमें अगर जीती हो तो उसे तब भी पर्टिकुलर स्टेट का स्टेटस मिल जाता है। विन एटलीस्ट 3% ऑफ सीट या फिर एटलीस्ट 3 सीट विच एवर इज मोर, ज्यादा भी हो सकती है, इन असेंबली जनरल इलेक्शन, 3% वोट ले आओ या फिर 3 से ज्यादा, कम से कम 3 सीट ले आओ तब भी आप बन सकते हो। विन एटलीस्ट 1 आउट ऑफ एवरी 25 सीट फ्रॉम अ स्टेट, 25 में से 1 सीट उसे जीती होनी चाहिए हर एक स्टेट से लोकसभा के इलेक्शन के अंदर, तब भी उसको स्टेट पार्टी का स्टेटस मिल जाएगा। सिक्योर एटलीस्ट 8% ऑफ टोटल वैलिड वोट इन अ असेंबली और अ लोकसभा जनरल इलेक्शन, तब भी उसे स्टेट पार्टी का स्टेटस मिल जाएगा। कंडीशन बहुत सारी है, कोई भी फुलफिल कर दो आपको स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा पर्टिकुलर किसी भी स्टेट की। कंडीशन फॉर अ रिकॉग्नाइज एज अ नेशनल पार्टी, इसकी थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि भाई देश की बड़ी पार्टी है ना नेशनल पार्टी, उससे बनने की कंडीशन भी थोड़ी हार्ड होगी। अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट इन लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन इन अ 4 स्टेट, 4 राज्यों के अंदर 6% वोट ले आइएगा, वरना तो लोकसभा के इलेक्शन के अंदर 6% तक वोट ले आइएगा, आपको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल जाएगा। विन एटलीस्ट 4 सीट इन लोकसभा, अगर आप लोकसभा के अंदर 4 सीटें भी जीत लेते हो तब भी आपको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल जाएगा। विन एटलीस्ट 2% सीट इन लोकसभा एंड 3 मेंबर आर इलेक्टेड फ्रॉम एटलीस्ट 3 सेपरेट स्टेट, तब भी आपको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल जाएगा। लोकसभा में 2% सीट आपको सीट चाहिए और कम से कम आपके 3 मेंबर अलग अलग राज्यों से होने चाहिए। या फिर ये सारे कंडीशन है और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक तरीके से आप कह सकते हो कि हमारे देश में प्रेजेंट टाइम 2023 में 6 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी है जिन्होंने इस कंडीशन को फुलफिल कर रखा। सिर्फ 6 ही है, वैसे तो बहुत सारी है, लेकिन नेशनल पार्टी का जो स्टेटस है वो 6 को ही मिला है। उनके बारे में अभी मैं आपको बताने भी वाला हूं, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, अपडेशन के तौर पे आपकी बुक में थोड़ा बहुत हो सकता है ओल्ड पार्टी भी मिले, लेकिन मैं आपको लेटेस्ट 2023 के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। तो इसका मतलब है कि बहुत सारी ऐसी पार्टी है जो कि पहले नेशनल पार्टी थी, लेकिन उन्होंने अपनी वो जो क्राइटेरिया था उसे खो दिया, दैट इज वाई वो दोबारा से स्टेट पार्टी बन गया और उससे नेशनल पार्टी का टैग छीन लिया गया। तो इस चीज का भी जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो नेशनल पार्टी कौन कौन सी है उसे जान लीजिएगा। सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी INC, जो कि 1885 में फाउंड हुई थी और एक तरीके से इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर इसका जो रोल है वो काफी डोमिनेंट रहा है। ये नेशनल स्टेट लेवल पे हमें देखने को मिली है सेवरल डिकेड में, बहुत सारे, स्टार्टिंग में तो 60 से 70 साल इसी का रूल था। आइडियोलॉजी इसकी सेकुलर, सोशलिस्ट और नेशनलिस्ट है। वहीं दूसरी बात करें बीजेपी की, तो भारतीय जनता पार्टी है इसका नाम, और आज के समय ये रूलिंग पार्टी है देश की, जो 1980 में फाउंड हुई थी और इसकी जो आइडियोलॉजी है वो हिंदुत्व की है और ज्यादातर ये रिलाई करती है 1 पर्सन 1 कल्चर 1 वोट के ऊपर, और चाहती है एक तरीके से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो वो एक अलग पार्ट था वो इंडिया का ही फुल पार्ट बन जाए, और ये ऐसा हो भी चुका है ईयर 2000
2090 में, जहां जम्मू कश्मीर से 370 रिमूव हो चुके हैं और प्रेजेंट टाइम में जम्मू कश्मीर इंडिया का फुल पार्ट है और इंडिया के वो यूनियन टेरिटरी है। तीसरी जो है वो बहुजन समाज पार्टी, और करंट में इंडिया की सेकंड रिचेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, जो कि 1984 में फाउंड हुई थी काशीराम के थ्रू। और एक तरीके से ये बहुजन समाज, जिसके अंदर दलित, आदिवासी, ओबीसी और रिलीजियस माइनॉरिटी के लोग आते हैं, इनको मानने वाली पार्टी है, इनके लिए ज्यादा काम करती है। इसके बाद है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, लेकिन मार्क्सवादी यानी CPIM वाली, जो कि 1964 में फाउंड हुई थी और ये मार्क्सिस्ट लेनिज्म के बिलीव्स के ऊपर काम करती है। इसकी जो आइडियोलॉजी है, मतलब जो सपोर्ट करते हैं सोशलिज्म को, सेकुलरिज्म को, डेमोक्रेसी को, और अपोज्ड है ये इंपीरियलिज्म और कम्युनलिज्म के लिए। ठीक है, उसके बाद है नेशनल पीपल पार्टी, जो कि 2012 में फाउंड हुई थी। एक तरीके से 7 जून 2019 में इसे नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला था। नॉर्थ ईस्टर्न की पार्टी है, जो ज्यादातर मेघालय में हमें देखने को मिलती है, इसे भी नेशनल पार्टी का स्टेटस है। और अभी हाल ही फिलहाल में बनी आम आदमी पार्टी, जो 2012 में फाउंड हुई थी और इसे रिकॉग्नाइज किया गया था एज अ नेशनल पार्टी 2022 के अंदर, जिसके खुद लीडर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के CM है और इनकी दूसरी जगह भी गवर्नमेंट है पंजाब के अंदर, जहां भगवत मान वहां के CM है। बाकी ये गोवा की भी स्टेट पार्टी है और गुजरात के अंदर इसको लोकल बॉडी में भी अच्छे खासे वोट मिले हुए हैं, सीट। इसकी आइडियोलॉजी सोशलिज्म के ऊपर, सेकुलरिज्म, नेशनलिज्म, ह्यूमनिज्म और मेजोरिटिज्म के ऊपर बिलीव करती है। तो ये देश की सारी नेशनल पार्टी है। वहीं अगर हम स्टेट पार्टी की बात करें तो भैया हमारे देश में अभी के समय 28 स्टेट है, तो हर एक स्टेट के अंदर अपनी अपनी बहुत सारी सेवरल स्टेट पार्टी है। तो मैंने सारी तो नहीं लिखी, लेकिन कुछ एग्जाम्पल के तौर पर लिखी है। बाकी आपकी बुक के अंदर वो सभी स्टेट की जितनी भी पार्टी है वो मेंशन है, आप ये वाला देख भी सकते हैं पेज, जो कि मैंने आपके लिए यहाँ पे लगा दिया। बाकी अगर कुछ मैं आपको बताना चाहूँ स्टेट पार्टी, तो जैसे पंजाब की अकाली दल, DMK तमिलनाडु, JNK नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर की RJD, बिहार की राष्ट्रीय जनता दल, शिवसेना महाराष्ट्र की, जनता दल बिहार की, उत्तराखंड क्रांति पार्टी उत्तराखंड की, इंडियन नेशनल लोक दल, इसके अलावा जनता दल सेकुलर, तेलंगाना, बीजू, झारखंड मुक्ति। ये बहुत सारी लिस्ट ही है, आपको थोड़ी बहुत तो याद रखनी पड़ेगी। मेजरली जो इंपॉर्टेंट है मैंने वही मेंशन करी है, एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है ये पर्टिकुलर किस स्टेट की पार्टी है, आप बताइएगा। तो आपको थोड़ा बहुत तो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा इन सभी स्टेट पार्टी को। प्रेजेंट टाइम में 50 से प्लस हमारे देश में स्टेट पार्टी है, और इसके अलावा भी और भी पार्टी है नेशनल स्टेट के अलावा, जिसे अनरिकॉग्नाइज पार्टी कहते हैं, यानी छोटी मोटी जो पार्टी होती है जिसे अभी रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया। तो ऐसी बहुत है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि डिफरेंट क्या है इन दोनों में, मतलब स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी में। तो मैंने आपको वही डिफरेंट जो हमने कवर किया था कि एक तरीके से जो नेशनल पार्टी होती है वो फेडरल यूनिट का पार्ट होती है। देश में कहीं भी इलेक्शन हो तो वो नेशनल पार्टी कंटेस्ट कर सकती है, क्योंकि वो देश की पार्टी है। और उसे बनने के लिए 6% वोट कम से कम लोकसभा में चाहिए होंगे, और इलेक्शन असेंबली में 4 सीटें तो उसे चाहिए होगी, या फिर लोकसभा के अंदर 4 सीटें जीत जाए तब उसे स्टेटस मिल जाएगा। स्टेट पार्टी जो कि फ्यू फेडरल यूनिट का पार्ट होती है, जैसे एक से ज्यादा स्टेट में भी एक पार्टी हो सकती है, उसे स्टेट का हम स्टेटस देते हैं। और अगर आपको देखना है कि स्टेट पार्टी का स्टेटस क्या है, मतलब कैसे बन सकती है, तो कम से कम उसे 6% तो वोट चाहिए होंगे इलेक्शन के अंदर, वो भी स्टेट वाले, या फिर 2 सीटें उसे लेजिस्लेटिव असेंबली में जीती होनी। ये वही क्राइटेरिया जो मैंने भी आपको बता रखा है। तो यही डिफरेंट है इसके अंदर, लेकिन देखा जाए पावरफुल कौन सी है तो वो नेशनल पार्टी है। आगे हम बात करते हैं चैलेंजिंग टू द पॉलिटिकल पार्टी, क्या क्या चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं उसे समझिएगा। सबसे पहले लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। बहुत सारी पार्टियां हैं जो कि देखिए इंटरनल डेमोक्रेसी क्या होती है, बहुत सारी पार्टियों में हमें इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी देखने को मिलती है। यानी कि जिस तरीके से बहुत सारी वेरियस पार्टी आपस में इलेक्शन कंपीट करती है ना, और चुन के आती है लोगों के द्वारा, तो उस तरीके से ये बात की गई थी कि अपनी पार्टी के अंदर इलेक्शन क्यों नहीं करवाते, एज एन जो सुप्रीम लीडर है वही चुन रहे हैं सभी लोगों को अपने मन पसंदीदा। तो जो एलिजिबल जो कैंडिडेट है जो आगे चल के पार्टी का प्रेसिडेंट बन सकता है, वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं, तो उनके लिए भी तो इलेक्शन कंडक्ट करवाना चाहिए। पावर इज मेनली कंसल्टेड इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू टॉप लीडर। जी हाँ, मोर एवर पार्टी डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर, इंटरनल इलेक्शन आर आल्सो नॉट हेल्ड रेगुलरली, एंड ऑर्डिनरी मेंबर जो आम से मेंबर होते हैं लैक एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन एंड हैव नो रोल इन अ मेजर डिसीजन। उनका कोई रोल भी नहीं होता मेजर डिसीजन में। एनी डिसएग्रीमेंट विद द लीडर मेक इट डिफिकल्ट टू कंटिन्यू इन द पार्टी फॉर अ ऑर्डिनरी मेंबर। तो जो साधारण से मेंबर होते हैं, अगर वो किसी लीडर से डिसएग्रीमेंट भी कर
करते हैं तो उसके लिए डिफिकल्ट हो जाता है पार्टी के अंदर रहना, उसे वो हटा भी दिया जाता है। दूसरा है चैलेंज ऑफ द डायनेस्टिक सक्सेशन। तो इसके अंदर वही चीज होती है कि अनफेयर एडवांटेज देखने को मिलता है फेवरेटिज्म में, जो कि फैमिली फ्रेंड से रिलेटेड होती है। जाते इलेक्शन में जो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको टिकट दे दी जाती है, यानी कि जैसे एक लीडर है वो अपने बेटे हो या बेटी को या अपने चाचा नाना मौसी को वोट टिकट दे देता है क्योंकि वो खुद इतनी अच्छी पोस्ट पर है। तो फैमिली फ्रेंड्स वाला फेवरेटिज्म में भी देखने को मिलता है, डायनेस्टिक सक्सेशन वाला। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लीडर होते हैं जो कि सिर्फ फैमिली बैकग्राउंड की वजह से इलेक्शन में आ जाते हैं, जो कि इनकेपेबल होते हैं, इनएक्सपीरियंस होते हैं, बस जस्ट बिकॉज कि उनके पास फैमिली पावर थी तो वो आगे जीत गए। तो इससे कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं होता। जो एक्सपीरियंस और डिजर्विंग पार्टी मेंबर होते हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, जिसकी वजह से खामियाजा उठाना पड़ता है देश को। ठीक है। मनी एंड मस्कुलर पावर, बहुत सारे ऐसे लीडर होते हैं जो कि फंड्स के बेसिस पे टिकट ले लेते हैं क्योंकि उनके पास पैसा बहुत होता है, वो पार्टी को फंड्स देते हैं, पार्टी उसे टिकट दे देती है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। इसके अलावा पार्टी फेल टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइस टू दी वोटर। समटाइम क्या होता है, जो लीडर होता है वो जनता को ही नहीं समझ पाता कि जनता की क्या एस्पिरेशंस है। जैसे आप कह सकते हो कि ब्रिटेन के अंदर टू मेजर पार्टीज है, लेबर और कंजर्वेटिव पावर। दे एग्री ऑन मोर फंडामेंटल एस्पेक्ट बट डिफरेंट ओनली इन डिटेल हाउ पॉलिसीज टू बी फ्रेम एंड इम्प्लीमेंटेड। उनके अलग अलग रूल हो सकते हैं, अपने अपने अलग अलग फंडामेंटल एस्पेक्ट हो सकते हैं, लेकिन काम करने का तरीका दोनों का अलग अलग है। समटाइम तो ये मीनिंगफुल चॉइस भी वोटर्स को नहीं दे पाते हैं। तो ये सारी चीजें थी चैलेंजेस से रिलेटेड। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हाउ कैन पार्टी बी रिफॉर्म्ड, किस तरीके से पार्टी रिफॉर्म हो सकती है, मतलब में क्या बदलाव आ सकता है। सबसे पहले द कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडमेंट टू प्रिवेंट चेंजिंग ऑफ पार्टी बाय इलेक्टेड एमपीज एंड एमएलएस लीगली। दोज एमएलएस एंड एमपीज हु अटेम्प्ट डिफेक्शन विद लॉज देयर सीट इन द लेजिस्लेचर। तो पहला क्या है कि अगर कोई लीडर चुन गया, एमपी से एमएलए बन गया और वो 1 साल 2 साल बाद पार्टी को छोड़ देता है, तो लालच के चक्कर में या कोई अनबन के चक्कर में, वो कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक रूल लाया गया, वो है डिफेक्शन, कि भैया इस क्राइटेरिया तक आते आते आप वो चेंजेस नहीं ला सकते। अगर आप चेंज करते हो अपनी सीट को तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाओगे, आप सिटिंग एमपी या एमएलए नहीं रहोगे। इलेक्शन कमीशन की बात करें, एन ऑर्डर वाज पास टू मेक इट मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन। इट विल आल्सो आस्क देम टू फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न, ताकि जनता को पता चल सके कि इनके पास कितना है। द सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, एक ऑर्डर पास करता है मनी एंड क्रिमिनल से रिलेटेड। एक एफिडेविट बताया गया जिसमें जो कैंडिडेट है अपनी प्रॉपर्टी, क्रिमिनल केसेस जो भी इसके ऊपर पेंडिंग है वो सारे उसमें लिखेगा, ताकि आम जनता को पता चल सके ये कैंडिडेट जो हमारे इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है क्या ये सही है या गलत है, उसके क्रिमिनल केसेस, इसके ऊपर कितने चार्जेस है, मनी कितनी है, सब उसके अंदर बताया जाता है। प्रेशर ग्रुप एक तरीके से क्या काम करता है, ऑर्डिनरी सिटीजन ज्वाइन टुगेदर एंड एक्ट एज अ प्रेशर ग्रुप ऑन द गवर्नमेंट फॉर फॉर्म। आम जनता जब एक साथ जुड़ जाते हैं वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर देते हैं, जिसे हम प्रेशर ग्रुप के नाम से जानते हैं। मीडिया भी एक प्रेशर ग्रुप का ही काम करते हैं, जब वो सवाल जवाब करती है रूलिंग पार्टी से, रूलिंग गवर्नमेंट से, तो वो भी कहीं ना कहीं एक्सपोज करने का उन्हें काम करती है। सो ये था बच्चों हमारा इंपॉर्टेंट कंटेंट इस लेसन से रिलेटेड। होप सो कि आपको काफी अच्छे से समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, वो क्या क्या थे जिससे कि आपको अच्छी प्रैक्टिस हो सके। तो जैसे हमने पहले बात करी थी पॉलिटिकल पार्टी की, जो कि एक साथ आती है और गवर्नमेंट बनाने का पोटेंशियल लगती है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी होती है। इसके अलावा रूलिंग पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी है इलेक्शन जीत जाती है तो उसे हम रूलिंग पार्टी का नाम देते हैं। ये रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट को बनाने का काम करती है। डिफेक्शन एक तरीके का लो है कि जिसके अंदर सिटिंग एमपीज एमएलए अपनी सीट को अगर छोड़ के जाते हैं तो वो डिस्क्वालीफाइड भी माने जा सकते हैं, या कोई पार्टी कोई गिर नहीं सकते अगर वो मिनिमम क्राइटेरिया को, डिफेक्शन को फॉलो कर लेती है। एफिडेविट जिसके अंदर कैंडिडेट को अपना पूरी डिटेल देनी पड़ती है, अपनी प्रॉपर्टी जो भी उसके ऊपर क्रिमिनल केसेस है, ताकि आम जनता को उसके बारे में पता रहे। अलायंसेस और फ्रंट क्या होता है, देखिए जब कोई पार्टी इलेक्शन नहीं जीत पाती, कोई भी पार्टी नहीं जीती, तो क्या करती है, जो सबसे बड़ी पार्टी होती है वो अदर छोटी छोटी पार्टियों के साथ एक तरह कोलिशन करती है, उनके साथ अलायंस करती है, ताकि वो मिलजुल कर अपनी एक पार्टी बना ले। ठीक है। एक होता है कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, वो 3 तरीके का होता है, एक उसके लीडर, एक उसके एक्टिव मेंबर और उस पार्टी को मानने वाले फॉलोवर। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है। प्रैक्टिस के लिए आप कुछ क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। नंबर 1 है कि विच ऑफ दिस इज नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर अ डेमोक्रेटिक स्टेट। तो 1 पार्टी, 2 पार्टी, मल्टी या फिर नन ऑफ दिस। तो आप देखिएगा डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए 1 पार्टी सिस्टम ठीक नहीं होता, जबकि 2
मल्टी हो सकता है। तो ये डी वाला तो नहीं माना जाएगा, लेकिन ये वाला जरूर माना जाएगा, ठीक है। उसके अलावा है कि इन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज शिवसेना एग्जिस्ट एज अ रीजनल पार्टी। तो मैंने आपको बताया था कि वो इंडिया के अंदर 50 से ज्यादा रीजनल पार्टी है, किसी भी स्टेट की आपसे पूछी जा सकती है। तो जैसे इसमें आपसे पूछी गई शिवसेना, जो कि महाराष्ट्र की है, उद्धव ठाकरे वाली। हालांकि अब शिवसेना में भी कॉन्फ्लिक्ट है, जो अब वहां के रूलिंग या आप कह सकते हो जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, तो उनके अंडर में अब शिवसेना का टैग मिला भी हुआ है उन्हें, ठीक है। थर्ड है हु अमंग द फॉलोइंग रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। इलेक्शन कमीशन, प्रेसिडेंट, स्पीकर या फिर सुप्रीम कोर्ट। तो वो इलेक्शन कमीशन का काम है पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज करने का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपकी प्रैक्टिस के लिए होप्स हो गया आपको काफी अच्छे से समझ आ चुके होंगे। बाकी वीडियो पसंद आई, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और साथ ही चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।